साहित्य निधि में सुनिए प्रसिद्ध कथाकार गुलशेर खान शानी की लिखी हुई कहानी जली हुई रस्सी। अपने बर्फ जैसे हाथों से वाहिद ने गर्दन से उलझा हुआ मफलर निकाला और सफ़िया की ओर फेंक दिया। पलक भर वाहिद की ओर देखकर सफ़िया ने मफलर उठाया और उसे तह करती हुई धीमे स्वर में बोली, क्या मीलाद में गए थे? वाहिद ने बड़े ठंडे ढंग से स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और पास की खूंटी में कोट टांग खिड़की के पास आया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, केवल सन्नाटे की ठंडी साएं साएं थी जिसे लपेटे बर्फीली हवा बह रही थी। किंचित सिहर कर वाहिद ने खिड़की के पल्ले लगा दिए और अपने बज उठते दांतों को एक दूसरे पर जमाते हुए बोला, कितनी सर्दी है, जिस्म बर्फ हुआ जा रहा है, चूल्हे में आग है क्या? प्रश्न पर सफ़िया ने आश्चर्य से वाहिद की ओर देखा, बोली नहीं। चुपचाप खाट पर लेटे वाहिद के पास आई, बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह सिक्त स्वर में बोली, मेरा बिस्तर गर्म है, वहाँ सो जाओ। वाहिद अपनी जगह लेटा रहा, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद उठकर पास ही पड़ी पोटली खींची, उसकी गांठें खोली और कागज़ की पुड़िया रुमाल से अलग कर बोला, शीरनी है, लो खाओ। रहने दो, सफ़िया बोली, सुबह खा लूँगी। क्या मीलाद में बहुत लोग थे? किसके यहाँ थी? वकील साहब के यहाँ। एक तो 11वें शरीफ की मीलादें और दूसरे इतनी सर्दी। वाहिद ने रजाई गर्दन तक खींच ली। अनायास भर उठने वाली झुरझुरी से एक बार सिहर कर अपना जिस्म समेटा और एक कोने में हो रहा। बंद किवाड़ों को धक्का मारकर अंधेरे और शीत में ठिठुरती हवा लौट गई और किवाड़ों की दराज में सिमट कर हवा दोशीज़ा की नटखट छुअन की तरह गर्म रजाई में भी वाहिद को छूकर कँपा गई। पास वाले मकान से एक शोर उठ रहा था, एक बड़ी मीठी चहल पहल, जिसमें पुरुष स्त्रियों के स्वर और हंसी मजाक के फव्वारे, देगों की उठापटक, बल्लियों और कफगीरों के टकराने और झंझनाने की आवाज़ों के साथ घुले मिले थे। सफ़िया ने कहा, मुनीर साहब क्या कल सुबह दावत है? वाहिद ने सुन भर लिया और आंखें बंद कर ली। मुनीर साहब वाहिद के घर के पास ही रहते थे। आज से कोई 6 साल पहले मुनीर साहब यहाँ मुनीम थे, पर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गल्ले का व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी, अतः 2 साल के अंदर ही उन्होंने हजारों रुपए कमाए और अपना पुराना माटी का कच्चा मकान तुड़वा कर पक्का और बड़ा मकान बनवाया। उस दावत की चर्चा वाहिद पिछले कई दिनों से सफ़िया से सुन रहा था। मुनीर साहब की पत्नी ने, जो अक्सर वाहिद के यहाँ दोपहर में आ जाया करती थी, 2 हफ्ते पहले ही अपने यहाँ होने वाली दावत की घोषणा कर दी। जब कभी सफ़िया से भेंट हुई, थोड़ी इधर उधर की चर्चा के पश्चात बात 11वीं शरीफ के महीने मीलादों और दावतों पर पलट आई और उसने बातों ही बातों में कई बार सुनाया कि उनके यहाँ की दावत में कितने मन का पुलाव, कितना जर्दा और कितने मन के बकरे कटने को हैं, और इतने दिन पहले उनके रिश्तेदार चावल दाल चुनने बिनने और दूसरे कामों के लिए आ गए हैं। इस ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने सफाई दी कि मीलाद, तीज़ा और किसी धार्मिक काम में चाहे लोग ना आएँ, पर खाने की दावत हो तो एक बुलाओ 4 आएंगे। जब मामूली दावतों का यह हाल होता है तो ये तो आम दावत है। सफ़िया को बुरा लगा हो ऐसी बात नहीं, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। वही दावत कल होने जा रही थी। बड़ी देर से छा गई चुप्पी को सहसा तोड़कर बड़े निराश स्वर में सफ़िया बोली, मुनीर साहब की बीवी के पांव तो ज़मीन पर ही नहीं पड़ते। इतनी उम्र हो गई फिर भी जेवरों से लदी पीली उजली दुल्हन बनी फिरती हैं। भला बहू बेटियों के सामने बुढ़ियों का श्रृंगार क्या अच्छा लगता है? वाहिद ने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर कहा, जिसे खुदा ने इतना दिया है वो क्यों ना पहने, अपने अपने नसीब हैं सफ़िया। सफ़िया को संतोष नहीं हुआ। थोड़ी देर चुप रहकर बड़े भरे स्वर में बोली, एक अपने नसीब हैं, खुदा जाने तुम्हारे मुकदमे का फैसला माटी मिला कब होगा। और सफ़िया के भीतर से बड़ी लंबी और गहरी सांस निकली जो सीधे वाहिद के कलेजे में उतर गई। वाहिद एक ढीला ढाला मझोले कद का आदमी था। गरीबी और अभाव से उसका परिचय बचपन से ही था। बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के बीच 8वीं की शिक्षा प्राप्त कर सका था। 8वीं के बाद किसी तरह कोशिश कर करा के उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई और 8 साल के भीतर ही वो डिप्टी रेंजर तक पहुंच गया। जंगल महकमे वालों को भला किस चीज़ की कमी। 4 साल के अंदर ही वाहिद के नाम पोस्ट ऑफिस में 1500 की रकम जमा हो गई, जिसमें से 700 उसके ब्याह में खर्च हुए।
पर सफ़िया का भाग्य शायद अच्छा नहीं था। पूरे 2 साल भी सुख से नहीं रह पाई थी कि वाहिद को रिश्वत के आरोप में मुअत्तल कर दिया गया। वाहिद ने बहुत हाथ पांव मारे। पोस्ट ऑफिस से 300 और निकल गए। हेड क्लर्क की कई दावतें हुई। रेंज ऑफिसर साहब, जिनके सर्कल में वाहिद आता था और जिन्होंने रिपोर्ट आगे बढ़ाई थी कि यहाँ उसने कई बार मिठाई, फलों की टोकरियाँ और शहर के भारी भरकम आदमियों से ढेर सारी सिफारिशें भिजवाईं, और डीएफओ साहब की बीबी के पास, हालांकि उसके पहले एक बार भी वहाँ जाने का अवसर नहीं आया था, सफ़िया को 2-3 बार भेजा, पर कुछ नहीं हुआ। केस पुलिस को दे दिया गया और वाहिद पर मुकदमा चलने लगा। पहले कुछ महीने तो वाहिद को काफ़ी सांत्वनाएं मिली कि केस में कोई दम नहीं है, खारिज हो जाएगा। यहाँ वाले ज्यादती और अन्याय करें तो ऊपर तो सबकी चिंता रखने वाला है, और वाहिद के केस के साथ अकेले वाहिद का नहीं, 2 और जनों का भाग्य जुड़ा है। अगर वाहिद दोषी भी है तो वे लोग तो निर्दोष हैं, इत्यादि। जब 1 साल का अरसा बीत जाने पर मुकदमा तय नहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस से पूरे पैसे निकल गए और सफ़िया के जिस्म पर एक भी जेवर न रहा, तो वाहिद की हिम्मत टूट गई। और पहले जुम्मे के अलावा कभी भी मस्जिद की ओर रुख न करने वाला वाहिद अब 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। लगभग 2 साल के बाद फैसला हुआ और आशा के विपरीत अच्छे से अच्छा वकील लगाने के बावजूद वाहिद को साल भर की सजा हो गई। वैसे तो अकस्मात टूट पड़ने वाली मुसीबत पहाड़ से कम न थी, पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने हाई कोर्ट में अपील करने का किसी न किसी तरह प्रबंध कर दिया, और पूरे 1.5 बरस से वाहिद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। भले उस प्रतीक्षा में 1 जून के खाने के बाद 2 जून की चिंता की हड़बड़ाहट, सफ़िया की शिकायतें, दिन प्रतिदिन टूटता उसका स्वास्थ्य और उस दुर्दिन में माँ बनने की एहतियात, आवश्यक दवाई व देखभाल की सारी समस्याएं शामिल थीं। मुनीर साहब के यहाँ से देगों में भारी कफगीरों के फेरने टकारने का स्वर गूंजा। बड़े जोर से छन्न छन्न की आवाज़ हुई और फिर घी में पड़े ढेर सारे मसालों की मीठी सौंधी खुशबू फैल गई। घी अब वाहिद के लिए ख्वाब है। जब तक लोअर कोर्ट से फैसला नहीं हुआ था, ऑफिस से मुअत्तली का अलाउंस मिल जाया करता था, उसका ही सहारा कम न था। पर अब कहीं का कोई आसरा नहीं। इन कड़वे दिनों को वाहिद और सफ़िया मिलकर झेल भी लें, लेकिन उस मासूम जान का क्या होगा जो वाहिद के दुर्दिन में ही सफ़िया के भाग्य में आने को थी। प्राइवेट फंड की जो भी थोड़ी बहुत रकम जमा थी और वापस मिलने को थी, उसके जाने के बहुत पहले से रास्ते तैयार थे, अतः उसका क्या भरोसा। एक दिन झिझकती हुई सफ़िया बोली, एक बात कहूँ? पल भर के लिए वाहिद डर सा गया। पता नहीं सफ़िया कौन सी बात कहेगी। तुरंत जवाब देते नहीं बना। क्षण भर उसकी तरफ देखता रहा, फिर पास जाकर अपनी हथेलियों में उसका चेहरा ले बड़ी उदास आंखों से देखने लगा। क्या कहती हो? सफ़िया बोली, प्राइवेट फंड के पैसे मिलेंगे तो घी ला दोगे? बहुत दिनों से अपने यहाँ पुलाव नहीं बना। वाहिद के भीतर जैसे किसी ने हाथ डालकर खंगाल दिया हो। अपने को किसी तरह पहले वो संयत करके धीरे से मुस्कुराया, फिर जरा जोर से बनाई हुई हंसी हंसता हुआ बोला, बस। सफ़िया संकोच से लाल होकर मुस्कुराती हुई वाहिद के सीने में छिप गई। वहाँ से हटकर जब वाहिद दूसरे कमरे में आ गया तो निढाल सा खाट में पड़ गया। भीतर से उफनती रुलाई का आवेग पलकों पर, होंठों पर बिछल रहा था। मुंह पोंछने के बहाने रुमाल से उसने आंखें पोंछी और अपने लरज रहे होंठ बाहों में भींच लिए। उस बात को भी 3 माह हो गए थे। सफ़िया ने 1-2 बार अप्रत्यक्ष रूप से पूछने की कोशिश की और चुप रह गई। उस रकम की वाहिद को आज भी प्रतीक्षा है। वाहिद ने करवट बदली। मुनीर साहब के यहाँ शोर थम गया था और इक्की दुक्की आवाज़ें आ रही थीं। सफ़िया थक कर सो गई थी। सर्दी की सुबह वाहिद के लिए 8 से पहले नहीं होती, पर उस दिन देर से सोने पर भी आँख सुबह जल्दी खुल गई। वैसे काम होने या ना होने पर भी वो चाय आदि से निपट कर 9 से पहले ही बाहर निकल जाया करता था, लेकिन उस दिन उसकी चाय 10 बजे हुई। बाहर मुनीर साहब के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। साइकिल और पामों की रौंद से उभड़ उभड़ कर धूल का बादल फैल बिखर रहा था, और दिनों की तरह चाय देते हुए आज सफ़िया ने न तो राशन के समाप्त होने की बात कही और न पूछा कि आज वाहिद कहाँ से क्या प्रबंध करेगा। पिछली रात भी कुछ नहीं था। सुबह का बच रहा थोड़ा खाना वाहिद और सफ़िया ने मिलकर खा लिया। रात की मीलाद की शीरनी नाश्ते का काम दे गई थी। वाहिद ने पूछा, क्यों, क्या मुनीर साहब के यहाँ से कोई आया था? सफ़िया ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं,
हज्जाम आया था, आम दावत की खबर दे गया है। वाहिद ने और कुछ नहीं पूछा और बाहर निकल आया। मुनीर साहब के घर के सामने से लेकर दूसरे मोड़ तक लोगों का आना जाना लगा था। रंगीन धारीदार तहमत लपेटे, सफ़ेद और काली टोपियां लगाए, सिर में रुमाल बांधे मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक सामने से रिजवी साहब दिखाई दिए। वाहिद उनसे कतराना चाहता था, पर जब सामने बढ़ ही गए तो बरबस मुस्कुराकर आदाब करना ही पड़ा। रिजवी साहब के साथ 9 से लेकर 3 साल तक के 4 बच्चे चल रहे थे, जिनके सिर पर आड़ी टेढ़ी गंदी और तेल में चीकट मुड़ी मुड़ाई टोपियां थीं। रिजवी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, मुनीर साहब क्या से आए हो क्या? वाहिद ने झिझक कर कहा, जी नहीं। वाहिद से रिजवी साहब बोले, तो फिर चलो ना। वाहिद क्षण भर चुप रहा, फिर संभल कर बोला, आप चलिए, मैं अभी आया। रिजवी साहब आगे बढ़ गए। कोई 2 घंटों के बाद जब वाहिद लौटा तो मुनीर साहब के घर के सामने से भीड़ छट गई थी, पर महफिल अभी भी चल रही थी। कोई पूछे या न पूछे, स्वागत करे या न करे, लोग आते, सामने के नल पर हाथ धोते और बैठ जाते। एक ओर से कंधे पर कपड़े से ढका तश्त लिए चिचोड़ी गई हड्डियों के गिर्द फैले ढेर सारे कुत्तों को हकालती हमीदा की माँ निकली। हमीदा की माँ पिछले 5 वर्षों से मुनीर साहब के यहाँ नौकर थी। अक्सर 30 त्योहारों के अवसर पर मुनीर साहब के यहाँ से शीरनी लेकर हमीदा की माँ वाहिद के यहाँ आया करती थी। उससे बात करने की ना तो वाहिद को ही कभी आवश्यकता पड़ी और ना ही अवसर आया। फिर भी वाहिद ने आज रोक कर पूछा, हमीदा की माँ, क्या लिए जा रही हो? हमीदा की माँ ने पल्लू संभाल कर कहा, खाना है भैया, सिटी साहब क्या पहुँचाने जा रही हूँ। भला वो क्यों? अब पता नहीं सिटी साहब आम दावत में आना पसंद करें ना करें, सो बेगम साहिबा भिजवा रही हैं। और हमीदा की माँ आगे बढ़ने लगी। तभी एकाएक चौंक कर, जैसे कोई महत्वपूर्ण और विशेष बात छूटी जा रही हो, जरा आवाज़ ऊंची करके रोकने के अंदाज में वाहिद ने पूछा, और कहाँ कहाँ ले जाना है हमीदा की माँ? हमीदा की माँ ने थोड़ा रुक कर कहा, पता नहीं भैया, फिर भी इतना जानती हूँ, अभी मेरी जान को छुटकारा नहीं। वाहिद होठों में ही मुस्कुराया और मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ा। सामने आंगन में 2-3 बड़ी बड़ी दरियाँ, जो संभवतः हर दावत में पहुँच पहुँच कर गंदी हो चली थीं, बिछी हुई थीं, जिन पर साफ नए कपड़े पहने कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास के नल से क्षण प्रतिक्षण बह रहे पानी से आंगन के आधे हिस्से में कीचड़ फैल चुका था। पास ही 2-3 चारपाइयाँ डाल दी गई थीं। चारपाइयाँ शायद उन उम्मीदवारों के बैठने के लिए जो देर से आने के कारण चल रही पाँत समाप्त होने और दूसरी पाँत के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं लोगों में से क्या वाहिद भी है? वो बड़े फीके ढंग से मन ही मन हंसा। रस्सी भले ही जल गई हो, पर क्या उसका बल इतनी जल्दी निकल जाएगा? थोड़ी देर वाहिद वहीं खड़ा रहा। वहाँ बैठने बिठाने अथवा पूछने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। लोग आते थे, जाते थे। भीतर के कमरे से जहाँ खाना चल रहा था, बर्तनों की टकराहट के साथ, पुलाव की महक असासों के साथ वाहिद के फेफड़ों में भर गई। मुंह भर आया। घूंट हलक के नीचे उतार कर वाहिद एक और खड़े दांत खोदते, ओकते, थूकते 2-3 दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जा खड़ा हुआ। दांत के अंतरों में फंस गए गोश्त के टुकड़ों को तीली से निकाल फेंकने की जीतोड़ कोशिश करते हुए उन लोगों ने केवल वही सवाल किया जिसका जवाब वाहिद पिछले 1.5 बरस से प्रायः हर मिलने वाले को दिया करता था, कि उसके केस का क्या हुआ, किस वकील को लगाया है, कितनी परेशानियां हो गईं और अपील के फैसले को कितनी देर है, आदि आदि। वाहिद ने सैकड़ों बार कही बात एक बार फिर अपने अनमने ढंग से दोहरा दी। तभी दरवाजे के पास मुनीर साहब दिखाई दिए। इधर से ध्यान हटाकर वाहिद ने मुनीर साहब के चेहरे की तरफ अपनी आंखें जमा दीं, पर लगातार कई मिनटों तक मुनीर साहब के चेहरे की तरफ देखते रहने पर भी उनका ध्यान वाहिद की तरफ नहीं लौटा और वो अपने किसी नौकर को हिदायतें देकर लौटने लगे तो अपनी जगह से एकदम आगे आ पुकार कर वाहिद ने कहा, मुनीर साहब, आदाब अर्ज़ है। मुनीर साहब जाते जाते पल भर को रुके, आदाब लिया, वाहिद की ओर देखकर मुस्कुराए और तेजी से भीतर चले गए। एकदम पीछे अपनी जगह को लौटने से पूर्व वाहिद ने सुना पास के दाढ़ी वाले सज्जन उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। लौट कर देखा तो उन्होंने कहा, वाहिद मियाँ, पान लीजिए। एक कम उम्र का लड़का वाहिद के आगे पान की तश्तरी बढ़ाए खड़ा था। क्षण भर रुककर वाहिद ने अपने इर्द गिर्द देखा। सामने खड़े लड़के पर एक निगाह डाली, तश्तरी से एक पान उठाकर मुंह में रखा और लौट रहे लोगों के पीछे हो लिया। घर पहुंचकर देखा
सफ़िया तकिए में मुंह डाले चुपचाप पड़ी थी। बावर्ची खाने की ओर निगाह गई। चूल्हा लिपा पुता साफ था और धुले मजे बर्तन चमक रहे थे। वाहिद को देखकर सफ़िया उठ बैठी और अपनी ओर घूर कर देख रहे वाहिद की आंखों में केवल निमिष भर के लिए देखकर ठंडे स्वर में पूछा, कितने लोग थे दावत में? हमीदा की माँ तो आई नहीं? वाहिद के जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। तिलमिलाकर तीखे स्वर में उसने कहा, हमीदा की माँ की ऐसी की तैसी। मैं ऐसी दावतों में नहीं जाता। यह जानकर भी तुम ऐसे सवाल करती हो? हमने क्या पुलाव नहीं खाया? जिसने न देखा हो वो सालों के यहाँ जाए। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद जी के समकालीन साहित्यकार कथाकार गुलशेर खां शानी की लिखी हुई कहानी जली हुई रस्सी।